गुड मॉर्निंग सेवन स्टैंडर्ड। वैसे आप सब मुझे जानते ही हो, परंतु ये प्रथम वर्ष है जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप जानते हो कि मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ और हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। मेरा नाम सुजाता बर्गे है। वैसे मुझे बड़ी खुशी हो जाती कि अगर मैं आपका भी परिचय प्राप्त कर लेती। हर वर्ष जब मैं सातवीं कक्षा में जाती हूँ तो पहली बार मैं वही करती हूँ कि सबसे उनके नाम जान लेती हूँ, परंतु ये मौका आपके साथ नहीं मुझे मिला। पर मैं बड़ी उत्सुक थी आपसे मिलने के लिए, परंतु ये नहीं हो पाया। हो सकता है कि हम जल्दी ही आपस में आमने सामने मिल जाए और ये मौका हमें प्राप्त हो। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ, हमारे पाठ्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। आप जानते हो मैं हिंदी पढ़ा रही हूँ और पहली बार आपको पढ़ा रही हूँ, तो कुछ बातों के बारे में मुझे आपको बताना है। जैसे आपकी टेक्स्ट बुक तो आपके पास है, पाठ्य पुस्तक, उसके अलावा आपके पास वर्कबुक होगी जो आपको किस सेट में मिली होगी, विकास पब्लिकेशन, नवनीत पब्लिकेशन की वर्कबुक जो है हमने इस्तेमाल करनी है। सबकी वर्कबुक एक ही प्रकाशन की हो, उससे हमारे लिए आसानी हो जाएगी, हमारे लिए सुविधाजनक होगा। दूसरी, अब नोटबुक के बारे में आपको नोटबुक्स जो है वो अभी मैं बता रही हूँ आपको 100 पेजेस 2 नोटबुक चाहिए और 200 पेजेस एक नोटबुक। सारी नोटबुक स्मॉल साइज, मुझे लॉन्ग नोटबुक की ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो लॉन्ग नोटबुक नहीं बनानी है। आप शॉर्ट नोटबुक जो स्मॉल साइज की नोटबुक है वे 3 नोटबुक, जिसमें 100 पेजेस 2 नोटबुक और 200 पेजेस 1 नोटबुक। अब ये 100 पेजेस नोटबुक में क्या करेंगे, एक नोटबुक तो असाइनमेंट्स के लिए, गृह कार्य, गृह पाठ, असाइनमेंट, गृह पाठ की बुक जो आपको प्रथम टर्म के लिए 10 मार्क के लिए और दूसरे टर्म के लिए 10 मार्क के लिए, प्रथम सत्र के लिए और दूसरे सत्र के लिए 10 मार्क के लिए अंक उसके लिए दिए जाएंगे, आप जानते हो, गृह पाठ की नोटबुक। और दूसरी एक 100 पेजेस नोटबुक जिसके बारे में मैंने कहा, इस नोटबुक को हम कहेंगे क्लास वर्क नोटबुक। इस क्लास वर्क नोटबुक में हम वर्कबुक के अलावा जो प्रश्न होंगे, जैसे कि समानार्थी शब्द, अभी जो मैं पाठ पढ़ा रही हूँ उस पर भी मैं समानार्थी शब्द आपको देने वाली हूँ, जो ब्लैक बोर्ड पर मैंने पहले लिख कर रखे हैं। मैं आपको उसकी फोटो कॉपी भेज दूंगी, साथ में मैं टेक्स्ट बुक की भी फोटो कॉपी भेजूंगी जहाँ पर मैंने समानार्थी शब्द उन लाइनों के सामने लिखे हैं, तो वे शब्द आपने लिखने हैं। इसके अलावा 100 के कुछ प्रश्न होंगे जिनके उत्तर भी आपको उसको नोटबुक में लिखने हैं। एक्स्ट्रा प्रश्न जो होंगे वर्कबुक के अलावा, जो एक्स्ट्रा प्रश्न होंगे वे ही प्रश्न हम इस 100 पेजेस स्मॉल नोटबुक में लिखेंगे। तीसरी नोटबुक जो 200 पेजेस स्मॉल की है, 200 पेजेस स्मॉल, इस नोटबुक को हम ऐसे, लेटर और ग्रामर बुक कहेंगे। इसके सेक्शन बनाकर लिखना है लेकिन जब हम इसका इस्तेमाल करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में सूचनाएं दूंगी। अभी आपको सिर्फ क्लास वर्क नोटबुक पर ध्यान देना है, उसी में और वर्कबुक में उसके उत्तर लिखने हैं जब जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगी। तो चलिए हम अपने पाठ्यक्रम की तरफ आते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, एक जैसे अब पूछ कर आपसे जवाब नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं ही बताकर आप क्या उस पर रिएक्ट करते, प्रतिक्रिया क्या होती, वो शायद मैं जो बता रही हूँ उससे मिलती जुलती है क्या, ये देखिए। जैसे आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक से कोई कुत्ता सामने आ जाता है और आप पर भौंकने लग जाता है। हाँ, हालत पतली हो जाएगी, डर जाएंगे, अरे एकदम से सामने कुत्ता आ गया। अकेले हैं तो ज्यादा डरेंगे, 2-3 मित्र हैं तो हो सकता है थोड़ा कम डरे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम 2-3 मिलकर उस कुत्ते का सामना करेंगे। ये एकता की ताकत है। जब हम एक हो जाएंगे तो हम जानते हैं कि सामने वाले इस कुत्ते पर हम भारी हो जाएंगे, हावी हो जाएंगे और कुत्ते का सामना कर पाएंगे। लेकिन अगर हम 2-3 भी हैं, लेकिन अगर हम डर जाते हैं, कुत्ता सामने आते डर जाते हैं, इतर तितर बितर होकर इतर तितर भागना शुरू करते हैं, वो कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाता है, कुत्ते का हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसा लगता है वो तो कुत्ता नहीं, वो तो शेर ही है, और हमारे पीछे हाथ धोके पड़ जाता है। लेकिन सिवाय इसके कि उस कुत्ते को देखकर डरने के बदले यदि हम 2-3 मित्र हाथ पकड़कर खड़े हो जाते हैं या फिर सिर्फ एक्शन भी करते हैं पत्थर उठाकर फेंकने की, वो कुत्ता डर जाएगा और भाग जाएगा। मतलब कोई संकट सामने आ जाता है तो हमें उस संकट का सामना शांति, धैर्य के साथ करना चाहिए। जब हम शांत रहते हैं तो हमारा दिमाग अच्छे से काम करता है और हमें उस संकट से सामना करने के लिए कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। और उस रास्ते पर यदि हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं,
एक बन जाते हैं तो संकट और ज्यादा कमजोर हो जाता है। संकट पर हम जरूर यकीनन हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अभी देखिए ना, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि हमारे देश में आया हुआ कोरोना का संकट, देश में नहीं पूरे विश्व में आया हुआ कोरोना का संकट, पर इस संकट के समय भी इतना भयानक संकट है, इसके कारण हम घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी इस संकट से डर जाएंगे तो हमारा नुकसान ज्यादा होगा। लेकिन बगैर डरे अगर हम सुरक्षा के उपायों पर अमल करें, एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें, जैसे हमारे देश ने अन्य देशों को दवाई भेजी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवाई भेजी और दूसरे देशों को मदद की। एक दूसरे से की मदद एक दूसरे के देश कर रहे हैं, एक दूसरे देश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे देश में भी कई ऐसे लॉकडाउन के कारण कई लोगों की स्थिति बड़ी खराब हो गई, तो उन्हें खाने पीने की चीजें पहुंचाना, दवाइयाँ देना, लोगों को जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों से अपने काम के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि राज्यों में आए हुए लोगों को उनके अपने घर तक पहुंचने में सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसके लिए कई सारे लोग आगे आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक कोरोना का बड़ा सा संकट है, लेकिन हमारे भारतवासी नहीं, पूरे विश्व के लोग एकता के साथ उसका मुकाबला करने में जुटे हुए हैं, जिसके कारण ये बड़ा संकट हमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इस संकट पर हम सब मिलजुल कर विजय प्राप्त करेंगे। यही जरूरत है हमारे देश को नहीं, पूरे विश्व को, कि हम सब मिलजुल कर आए हुए हर संकट का सामना करें। जैसे बाढ़ के समय, पिछले वर्ष बाढ़ आई थी, तो जो बाढ़ग्रस्त प्रदेश था वहाँ के लोगों की मदद के लिए अन्य प्रदेशों के लोग गए थे और उनकी मदद की, जिसके कारण उन्हें फिर से खड़े होने का हौसला मिला। वे लोग फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए और उनका जीवन आगे बढ़ता रहा। तो संकट के समय शांति और धैर्य के साथ एक दूसरे का साथ देना यह बहुत जरूरी है, एकता के साथ रहना ये बहुत जरूरी है। और इसी एकता के कारण हम किसी भी संकट का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमारे देश के लिए यही जरूरी है कि हम धर्म, जाति, पाति, वर्ण, अमीर गरीब आदि का भेदभाव न करते हुए एक दूसरे का हाथ थामे हुए आगे बढ़े। अब इस कोरोना के संकट में भी हम धर्म और जाति पाति को अलग रखें, प्रदेश को अलग रखें और एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़े, एक दूसरे की मदद करें, तभी हम इस कोरोना रूपी राक्षस का वध कर पाएंगे, उसे नष्ट कर पाएंगे। कुछ ऐसा ही संदेश इस पाठ में से भी मिला है कि कोई भी संकट क्यों ना हो, हम उसका मुकाबला जब शांति और धैर्य के साथ करते हैं, एकता के साथ करते हैं, तो हम उसे जरूर हरा सकते हैं। पाठ का नाम है दादी माँ का परिवार। आपकी पाठ्य पुस्तक में ये पाठ है, दादी माँ का परिवार, और जिसके लेखक है रमाकांत कांत। दादी माँ का परिवार, लेखक का नाम है रमाकांत कांत। जन्म इनका हुआ है 25 अक्टूबर 1949, खंडेला, उत्तर प्रदेश राज्य, जहाँ का ये प्रदेश है खंडेला, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था रमाकांत कांत जी का। रचनाएं, अब उन्होंने क्या क्या लिखा है, साहित्य में उन्होंने क्या योगदान दिया है। एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। सारे शीर्षकों पर ध्यान दोगे तो सारी रचनाएं उनके छोटे बच्चों के लिए, मतलब आपके जैसे बच्चों के लिए है। कथाएं, कहानी, जंगल की कहानी, सूझबूझ की कथा, सभी ऐसे शीर्षक है, मतलब छोटे बच्चों के लिए ज्यादा लिखते आए हैं। परिचय, रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। छोटे बच्चों के लिए जो पत्रिकाएं प्रकाशित होती है, जैसे वो चांदोबा वगैरह हुआ करती थी, तो ऐसी छोटी छोटी पत्रिकाएं जो हर महीने या फिर 15 दिनों में या फिर 6 महीने में, एक वर्ष के बाद, जैसे वार्षिक पत्रिकाएं कहा जाता है, ऐसी पत्रिकाओं में छपती रही है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें यही बताया है, कोई भी संकट क्यों ना आए, संकट तो आया ही है, अब और कुछ नहीं कर पाते हैं, आया ही है, अब उसका सामना करना है। तो उसका सामना करने के लिए सबसे पहले शांत रहो। विचलित होते हैं तो निर्णय नहीं ले पाते हैं, सही निर्णय ले पाते हैं। तो विचलित न होते हुए हमें शांति से सोचना चाहिए, सोचकर उसको
उपाय ढूंढना चाहिए कि मैंने क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ ताकि इस संकट का मुकाबला करूँ। शांति और धैर्य के साथ सोच समझकर और सूझबूझ के साथ निर्णय लेकर एक दूसरे का साथ देते हुए संकट का मुकाबला करना चाहिए। उसी से ये संकट परास्त हो सकता है, उस संकट को हम हरा सकते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पाठ की तरफ बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पर आपको एक काम दिया है, जरा सोचो और बताओ। मैं आपको अभी मेरा ये सेशन खत्म करने से पहले काम लेकर जा रही हूँ। यही काम है, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए। वैसे प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या? नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, नैसर्गिक साधन संपत्ति। अब आप बताइए मुझे ये नैसर्गिक साधन संपत्ति क्या है? नेचुरल रिसोर्सेस में क्या क्या आता है? जी हाँ, पानी है, वनस्पति है, खनिज है, नैसर्गिक वायु है, और सूर्य है, सूर्य की ऊर्जा है। तो ऐसे कई सारे संसाधन हैं जो नेचुरल है, नैसर्गिक संसाधन है। इनमें से कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे, जैसे हवा प्रदूषित हो सकती है, खत्म नहीं होगी। दूसरा है सूर्य की ऊर्जा, सोलर एनर्जी, खत्म कभी नहीं होगी। इसके अलावा कुछ संसाधन ऐसे हैं जो खत्म भी हो सकते हैं और जिनका उपयोग हम करते हैं, हमें बहुत बड़ी जरूरत होती है, जैसे खनिज तेल है, कोयला है, इसके अलावा वनस्पति है, पानी है, ये खत्म हो सकते हैं। इसीलिए हमें इनका इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए, बचा बचा कर करना चाहिए, उसे व्यर्थ बेकार नहीं जाने देना चाहिए, ताकि इसका इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। सोचिए अगर आपके पास 100 रुपये हैं, एक ही दिन में आप जानते हो आपके पास 100 रुपये हैं, एक ही दिन में आप गए घाट पर और 100 रुपये उड़ा लिए, कल क्या करोगे भाई? बाकी मित्र तो मजे कर रहे हैं घाट पर, लेकिन आपने 100 रुपये आज ही उड़ा लिए, कल क्या करोगे? अगर आपको पता होता कि आपको हर रोज 100 रुपए आने वाले हैं, आपको 100 रुपए का बटुआ कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन वो 100 रुपए खत्म हो गए तो दूसरे दिन समस्या है, तो वो 100 रुपए आप क्या करोगे? बचा बचा कर, भाई मुझे कल भी चाहिए, आज 10 रुपए ही लेते हैं, या फिर आज सिर्फ 20 रुपए की पानी पूरी खाते हैं, कल आएंगे तो फिर आइसक्रीम दूसरे कल के दिन खाएंगे। ये सोचकर हम बचा बचा कर इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही इन नैसर्गिक साधन संपत्ति का इस्तेमाल हमें बचा बचा कर करना चाहिए, क्योंकि ये खत्म हो सकता है और खत्म होने के बाद हम पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो सभी साधन संपत्ति के बारे में तो यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, परंतु यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा है कि यदि इनमें से 2 साधन संपत्ति सिर्फ खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो क्या होगा? पहला है जल और दूसरा है वन। मैं क्रम थोड़ा उल्टा कर लेती हूँ, पहला वन और दूसरा जल। तो आपने मुझे बताना है, बताना नहीं, आपने लिखना ही है। आपकी क्लास वर्क नोटबुक में आपने लिखना है कि यदि वन नष्ट हो जाए तो क्या होगा। ये आपका पहला प्रश्न है, यदि वन नष्ट हो जाए तो क्या होगा। यदि जंगल नष्ट हो जाए, मतलब पेड़ पौधे नष्ट हो गए, तो क्या होगा? सोचो और लिखो। और दूसरा है यदि जल मतलब पानी नष्ट हो जाए तो क्या होगा। आपने इन पर विचार करके लिखना है। थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको सुझा कर जाती हूँ जिन पर आप लिख सकते हो। जैसे यदि वन नष्ट हो जाएगा तो ये सोचो कि हमें वनों से, मतलब वनस्पतियों से मिलता क्या क्या है। अब बताइए मुझे क्या मिलता है वनस्पतियों से। जी हाँ, वनस्पतियों से सबसे जरूरी हमें खाना मिलता है। जैसे फसलें जो है उससे अनाज मिलता है, और बड़े पेड़ हैं उनसे हमें फल प्राप्त होते हैं। कई पौधे ऐसे हैं जहाँ पर से हमें फूल प्राप्त होते हैं, और उन फूलों की सुगंध होती है, उन फूलों के अलग अलग उपयोग होते हैं। जैसे गुलाब के पौधे से इत्र बनाते हैं, औषधि गुणों से युक्त भी होता है। तुलसी का पौधा औषधि गुणों का से युक्त है, नीम का पौधा औषधि गुणों से युक्त है। कई सारे पौधे औषधि गुणों से युक्त है, तो उनसे हमें औषधियाँ प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें जीवित रहने के लिए जरूरी है ऑक्सीजन। भाई वो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से ही मिलता है। आप साइंस पढ़ते हो, साइंस में आपको बताया है कि पेड़ जो है वो दिन में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जो ऑक्सीजन हमारी जरूरत है, हमें जो ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, वो पेड़ों से प्राप्त होता है। तो बगैर ऑक्सीजन के हमारे जीवित रहना ही मुमकिन नहीं है। तो ये ऑक्सीजन हमें मिलता है। नेक्स्ट, ये किताब जिसमें हमारा ये पाठ्यक्रम है, ये किताब किससे बनती है? आपकी कॉपी किससे बनती है?
जी हाँ, बिल्कुल। कागज जो बनता है वो पेड़ों से ही बनता है। हम जिस घर में रहते हैं, हमारी पाठशाला जिसमें बनी है, वहां पर उस इमारत को बनाने के लिए क्या जरूरी है? जी हाँ, पेड़ जरूरी है। जिस डेस्क पर हम बैठते हैं, कुर्सी पर हम बैठते हैं, ये टेबल वगैरह जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, घर का कई सारा फर्नीचर जो होता है, उसके लिए हमें लकड़ी कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। कई गांव में ईंधन के रूप में भी पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। सूखी लकड़ियों का ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, चूल्हा जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए। इसी प्रकार पेड़ों के अनगिनत उपयोग हैं। और यदि पेड़ नष्ट हो जाए तो हम क्या करेंगे भाई? ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे और औषधियाँ कहाँ से प्राप्त होगी हमें? हमें कागज कहाँ से मिलेगा? और पेड़ है इसीलिए बारिश होती है। आप जानते हो कि जहाँ पे पेड़ होते हैं वहाँ का वातावरण ठंडा रहने के कारण समुद्र पर बने हुए भाप के जो बादल आते हैं वहाँ पर उन्हें ठंडी हवा लग जाती है जहाँ पर पेड़ होते हैं। और उस ठंडी हवा के कारण फिर उस भाप से, उस बाष्प से फिर पानी बन जाता है और वहाँ पे बारिश हो जाती है। इसीलिए जहाँ पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, जंगली इलाका होता है, वहाँ पे बारिश होती है। और जहाँ पौधे नहीं होते, पेड़ नहीं होते, सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, जैसे रेगिस्तान वगैरह। तो ये पेड़ों की उपयोगिता है। अब मतलब हम पेड़ों पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, उनके बगैर हमारा जीवन मुमकिन नहीं है। दूसरा है, यदि पानी ना हो तो, अब पानी ना हो तो भाई कितनी सारी समस्याएं। सुबह उठते हैं, पहले कुल्ला करने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए, कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए। बगैर पानी के खेती कैसे होगी? पेड़ पौधे कैसे उगेंगे? और हमें फसलें कहाँ से मिलेंगी? इसके अलावा हमारे जो कल कारखाने वे भी पानी पर ही, उनके लिए भी पानी की जरूरत है। पानी ना होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। ये कई सारे मुद्दे जो मैंने आपको दिए हैं, आप क्रमवार उसे स्टार देते हुए 1 2 3 4, एक लाइन में एक पॉइंट, एक दूसरी लाइन में दूसरा पॉइंट, इस प्रकार से आप ये दोनों प्रश्न के उत्तर लिखिए। ये उत्तर कहाँ लिख रहे हैं? आपके पास आपकी वर्कबुक है और उस वर्कबुक में ये जो पाठ है राधिमाम का परिवार, उस पाठ में अंत में स्वाध्याय के रूप में आपको आखिरी प्रश्नों में दिया है। यदि ये चीजें खत्म हो जाए, पहले पेज पर शायद वन हो और दूसरे पेज पर पानी हो, या फिर पहले पेज पर पानी और दूसरे पेज पर वन, पहला और आखिरी का 2 पेजेस आपको लिखने के लिए दिए हैं। या फिर आप वहां पर वन लिखिए और फिर वन नष्ट हो जाए तो क्या क्या होगा वो सारा लिखिए। फिर दूसरे पेज पर आप पानी, ये मुद्दा लिखकर पानी नष्ट हो जाए तो क्या क्या होगा वहां पर आप लिखिए। इसके अलावा मैंने पीछे मेरे ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पर शब्दार्थ लिखे, समानार्थी शब्द लिखे हैं। ये अभी आप क्या करोगे कि मैं आपको व्हाट्सएप पर इनकी फोटोकॉपी भेज रही हूँ, तो वहां से देखकर पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम और ये शब्दार्थ आप अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पर से ये फोटो देखकर अपनी क्लास वर्क नोटबुक में उतारिए। हम पाठ कल फिर से कंटिन्यू करेंगे, पाठ के बारे में जानकारी कल लेंगे। अभी इस समय यही पर रुकते हैं आज के लिए। बस आपका सबका दिन शुभ हो, सब अपना ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेफ।